नमस्कार साथियों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी ताकतवर सत्ता में आने के बाद क्यों ना हो जाए, वह संविधान से ऊपर हो ही नहीं सकती है। और जब तक देश में संविधान मौजूद है तब तक देश मौजूद है। जब तक संविधान की व्याख्या करने के लिए देश में सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी है और उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक इस भारत देश के भीतर में लोकतंत्र खत्म हो ही नहीं सकता है। ऐसे में सियासी तौर पर यह बहस वर्तमान समय में कहीं बहुत बड़ी हो गई है। क्या सच में 2014 के बाद से इस भारत देश की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस भारत देश के तमाम लोकतांत्रिक आधारों को बदल डाला है? और ये सारे सवाल सियासी तौर पर चुनाव के मद्देनजर और विपक्ष सीधे तौर पर वर्तमान सत्ता को निशाने पे ले रहा है, तो वर्तमान सत्ता यह कहने से बिल्कुल घबरा नहीं रही है कि दरअसल तीसरी बार हम जीत कर आएंगे। आग तब नहीं लगा। दरअसल इससे पहले जो कोई भी राजनीतिक सत्ताएं थी देश में जीतकर स्वाद चखा है, उन्होंने जितनी आग लगाई है हम तो उसे ही बुझाने का काम कर रहे हैं। ये वर्तमान सत्ता का कहना है। प्रधानमंत्री जिस समय राजस्थान के कोटपुतली में लोगों से यह संवाद बना रहे थे, उसी समय सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे रहा था। यानी ये कहे कल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल 15 अप्रैल तक भेजा गया और वहीं 24 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत मिल गई। तो क्या सियासी तौर पर ईडी की बिसात इस बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कमजोर पड़ गया, या फिर जिस रास्ते भारत देश की राजनीति आगे बढ़ चली है, अब उसकी हर चाल को सुप्रीम कोर्ट नियम कायदे के तहत तौलने समझने को तैयार हो गया है? क्या इसी दौर में भारत देश की राजनीति जिस टकराव की परिस्थिति से गुजर रही है, उसमें सबसे बड़ी बात न्यायपालिका और वह भी सुप्रीम कोर्ट की होगी भूमिका? क्योंकि जिस अंदाज में जमानत आज संजय सिंह को जिस तर्ज पे मिली, इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया होगा। जिस अंदाज में, जिस तर्ज पे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत के कुछ सवाल जब पूछा गया और जिस तरह से ईडी ने खामोशी उस पर बरती, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि कोई नए सवाल थे, लेकिन ईडी की चुप्पी बिल्कुल नहीं थी और एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के सारे सवालों के सामने वह नतमस्तक ईडी थी। इन सारे परिस्थितियों के बीच, इनके मद्देनजर आज शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस छोटे से हिस्से से करना चाहिए क्योंकि इस भारत देश के भीतर राजनीतिक सत्ता जिसको देश की जनता चुनती है, उसकी ताकत का एहसास तो हर किसी को है। संसद के भीतर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेशों का बदला जा सकता है, यह बीते दिनों खूब देश में नजर आया है। तो पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कोटपुतली, राजस्थान के कोटपुतली में अपनी भाषण दे रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे, उसको जरा एक पल के लिए आप भी देख लीजिए। साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण राजनीतिक पक्ष में दिया गया भाषण। आप जरूर इस बात को सोच रहे होंगे कि ये उसी समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आम आदमी पार्टी ने राहत महसूस किया। ईडी एक ही झटके में कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ गई और वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नतमस्तक सी दिखी। उसके पास कोई तर्क नहीं था। ये सारी परिस्थितियां एक ही झटके में हो गई और हम सारे लोग प्रधानमंत्री के भाषण सुन रहे थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल भारत देश की राजनीति का वह एक नया आईना है जिसके जरिए वर्तमान समय में या तो सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता इस राजनीति को समझ रही है, या फिर राजनीति अपनी मिजाज से फैसले दर फैसले इस भारत देश में ईडी के जरिए जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको सरकारी अमली जामा पहना रही है। इन दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के बेंच, जिसमें संजीव खन्ना की अगुवाई थी, वहां पर एक ही सवाल ईडी से पूछा गया। वो सारे सीधे सवाल संजय सिंह से जुड़ा हुआ था और पूछा गया, क्या अभी भी संजय सिंह को कस्टडी में रखने की जरूरत है जब 6 महीने हो गए? फिर पूछा गया कि संजय सिंह के पास से अभी तक 1 पैसा भी बरामद नहीं किया गया। 2 करोड़ की घूस लेने के आरोप में ट्रायल के दौरान भी उनसे पूछताछ हुई और इस पूरी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया, जब आपने दिनेश अरोड़ा का नाम लिया और उन्हीं को आधार बनाया तो उन्होंने पूछा क्या गिरफ्तारी के बाद उन्होंने संजय सिंह का नाम लिया था?
उसके ऊपर कहा गया सरकार की ओर से जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो अप्रूवर हो गए, सरकारी गवाह हो गए, और इस बात को संजय सिंह के वकील की तरफ से कहा गया, इससे पहले 9 बार उन्होंने बयान दिए, लेकिन संजय सिंह का नाम कहीं नहीं लिए। लेकिन जैसे वो सरकारी गवाह बनते, अप्रूवर बनते, वैसे ही संजय सिंह का नाम सामने आता है और बिना नोटिस दिए पूछताछ के लिए ईडी उनके घर पहुंच जाती है। 10 घंटे लगातार पूछताछ होती है। उसके बाद उनको, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है 4 अक्टूबर 2023 को। और इन सबों के बीच जो भी चार्जशीट दाखिल होती है उसमें संजय सिंह का नाम कैसे, किस रूप में आता है, उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल थे। उस समय तो उस चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम जुड़ा था, हालांकि वो आरोपी नहीं बनाए गए वो, लेकिन इन सबके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में वक्त लिया और कहा आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, ऐसे में अन्यथा हम फैसला सुना देंगे, सुप्रीम कोर्ट कहा। और ईडी ने बिल्कुल खामोश रहा। और सवाल उठता है कि उसके बाद ईडी ने ये खामोशी, ये चुप्पी क्यों बरती? सुप्रीम कोर्ट के भीतर ऐसा क्या कुछ कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल बहुत साफ तौर पर कहा ईडी को, अगर हम जमानत आप देने जा रहे हैं, जमानत का अगर आप विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए एक्ट के तहत उनकी जमानत पर विचार करना होगा। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के पक्ष में 45 के तहत जो जमानत देने का मतलब यह होता है कि कोई भी कहता कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता और उसके बाद पूरी की पूरी शराब नीति को लेकर के जो मामला बनाया गया न केवल एक झटके में कमजोर पड़ जाता, बल्कि जो सेक्शन 45 के तहत जमानत अगर मिल जाती संजय सिंह को, तो उसके बाद एक एक करके जो भी जेल के भीतर बंद है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल है, वो एक ही झटके में उनको बाहर करना पड़ता। तो ये एक नजीर बन, अगर दूसरे आधार पर जमानत होती तो वहां पर नजीर बनाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से यह आश्वासन ईडी को मिल गया, यानी ये कहे कि दूसरों की जमानत पर इस जमानत का असर न पड़े, केवल इस बात की गारंटी ईडी आज चाह रही थी, यानी कि सरकार चाह रही थी। सवाल 24 घंटे पहले तिहाड़ जेल में केजरीवाल, 24 घंटे के बाद ही 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह बाहर, तो इसके मतलब मायने क्या? इसके मतलब मायने के ऊपर बात करें उससे पहले अदालत की उस पूरी कार्रवाई को देखिए, उसके बाद संजय सिंह को क्या कुछ कहा गया देख लीजिए। Released on bail during dependency of the aforesaid trial on terms and conditions to be fixed by the trial court. We clarify that the concession given in the court today would not be treated as a precedent. Would not be treated as precedent. Full stop. Secondly, the appellant Sanjay Singh will be entitled to continue with its political activities. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट चल रही थी तो ईडी से कुछ सवाल पूछे गए थे। ईडी ने उन सवालों पे कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि 2 साल के लगभग इस केस को रजिस्टर्ड हुए हो चुके हैं, करीब 6 महीने से ज्यादा संजय सिंह जी कस्टडी में हैं। तो संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप बताइए इनको क्यों ना जमानत दे दी जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो लोग पहले किसी भी बात का ठीक रिप्लाई नहीं दे पाए थे। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से बहुत बड़ी राहत के रूप में हम संजय सिंह जी का इस केस में हम समझ रहे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको आप दबाया नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की एक ये साजिश थी, वो साजिश कहीं ना कहीं आज तो ऐसे में कोर्ट में अदालत ने साफ तौर पे कहा इस जमानत को नजीर न माना जाए, यानी इसके आधार पर किसी दूसरे जमानत का जिक्र न किया जाए। यानी एक बात यहां पर समझने वाली करते हैं कि जो सेक्शन 45 है, अगर आपको ध्यान होगा कि 2017 के भीतर इसी सेक्शन 45 के अंतर्गत निकेश ताराचंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सेक्शन को असंवैधानिक करार दे दिया था और यह कहा था कि इसके तहत अगर गिरफ्तारी देश की किसी व्यक्ति की होगी तो इस देश के भीतर में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ गारंटेड, उसके ऊपर किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के इस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सेक्शन 45 को असंवैधानिक करार दिया था। 2017 के बाद सरकार के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा जिस समय से इस भारत देश में ईडी सक्रिय हुई वो 2018 से सक्रिय हुई और सक्रिय तब जाकर होती है जब 2018 में बाकायदा एक अमेंडमेंट्स संसद के भीतर लाया जा रहा था। उस अमेंडमेंट्स के तहत ही पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 की वापसी होनी थी और उसके बाद इस भारत देश के भीतर में राजनेताओं की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उनको न छोड़ने की पूरी प्रक्रिया और पीएमएलए के तहत तमाम उन सारे लोगों की गिरफ्तारी की जो बार बार पॉलिटिशियन से जुड़े या राजनीतिक तौर पर सत्ता के अनुकूल उनकी पहल नहीं हुई। तो ऐसे में 2018 के भीतर अमेंडमेंट्स संसद के जरिए हुआ। उस समय विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी या फिर इस दौर के इंडिया गठबंधन हो, किसी को यह बात समझने आया कि इसके मतलब मायने आने वाले समय में क्या होगा और परिस्थितियों ने वहां से पलटी लिया और इसी एक्शन के तहत इस जमानत को अगर मिल जाता संजय सिंह को तो ईडी का पूरा केस धरधरा करके ढह जाता, गिर जाता। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस भारत देश में ईडी को जो खड़ा करने का आरोप समूचा विपक्ष लगा रहा है वो बिल्कुल सही है क्या?
ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर आप कानून के आश्रय गैर कानूनी आधार पर राजनीतिक पहल कर सकते हैं, और इसकी कहते हैं ना चोट लग भी जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और जिक्र बार बार इसी बात का होता है कि देखिए कानून के तहत काम किया जा रहा है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है देश में। और यही सारी परिस्थिति बीते लगातार करीब 5-6 सालों के भीतर इस भारत देश में यही सारी गूंज तो सुनाई दे रही है जब से ईडी सक्रिय हुई है देश में। क्योंकि ईडी के केसों में बढ़ोतरी 2018 के बाद कहते हैं ना कि बहुत तेजी से आसमान की ओर बढ़ा है। यह अलग बात है कि उसमें कन्वेंशन रेट कितना था, कितने केस सुलझाए गए ईडी के द्वारा, इसके जिक्र बार बार होते रहता है। क्योंकि 5000 से ज्यादा मामले ईडी के अंदर दर्ज होते हैं, केवल 25 मामले सुलझाए गए। आप खुद ही सोचिए 1% से भी कम की परिस्थिति है, 0.46% के मामलों के तहत पूरी ईडी की कार्रवाई इस भारत देश के भीतर चलती है। यह तो पहला बात होगी। इसकी एक और बात उस राजनीति की बात को जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट को बहुत साफ तौर पर कहा कि संजय सिंह को और कितने दिन जेल में रखने की जरूरत है, यह भी हमें समझना पड़ेगा कि उनके बयान जो हुए उसके क्या मतलब मायने थे। और इन सारी परिस्थितियों के भीतर एक बात और इसी दौर में उठने लगे, क्या सच में एक केस को लेकर के 2 पोल हो सकते हैं? क्योंकि कल तक शराब नहीं दी, संजय सिंह जेल में बंद थे, जब केजरीवाल जेल भेजे गए तो उसके बाद तमाम बातों का जिक्र जो वकीलों के जरिए निकल करके बाहर आ रहा था, उसमें ईडी इस बात का जिक्र और उनके वकील इस बात खुले तौर पर जिक्र कर रहे थे। और यही सारी बात राजनीतिक तौर पर भी कि 3 बड़े नेता जेल में और किसी की भी जमानत क्यों नहीं, इस दौर में क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि कोई दस्तावेज, कोई आरोप, उन आरोपों के तहत ही पूरी कार्रवाई हो रही है। तो कल जो कुछ भी बातें राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर इस देश में कही जा रही थी, बीते 24 घंटे के बाद संदेश क्या यह निकल कर के आ गया कि संजय सिंह अगर उनको जमानत मिल गई तो अब मनीष सिसोदिया जेल में क्यों बंद है और अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद क्यों किया गया? अगले 24 से 48 घंटे के भीतर इस भारत देश के भीतर में कहते हैं ना सियासी परिवर्तन एक झटके में तो नहीं हो जाएगा। ये राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर पूरा खेल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की राजनीतिक सक्रियता है या सुप्रीम कोर्ट की संविधान की व्याख्या है और ईडी कानून के सहारे ही गैर कानूनी तौर पर कहीं जिसका जिक्र विपक्ष बार बार करता है उस हिसाब से काम तो नहीं कर रही है। ये सारे सवाल हैं, चाहे अनचाहे दोनों पक्षों के भीतर आकर के अटक गए हैं। एक तरफ राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वहीं दूसरी ओर कानूनी परिस्थिति। एक और इस भारत देश के भीतर चुनाव का माहौल है, वहीं दूसरी ओर इस भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की संविधान की मद्देनजर व्याख्या है। तो क्या इस देश की राजनीति के दायरे में भी संविधान की व्याख्या आ सकती है या संविधान व्याख्या खुद पहली बार उस राजनीति को रोक रही है जो इस बात को मानकर चल रही है कि उसके तमाम कार्रवाई अब हर समय सही ही रही है? और शायद आम आदमी पार्टी ने आज कहते हैं ना कि राहत की सांस इसलिए भी लिया क्योंकि पहली बार उसे वह प्रकाश दिखाई दिया जो बीते 2 साल से कभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। खास तौर पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद करीब 13 महीने से जो बाद जेल में थे, इन परिस्थितियों ने क्या भारत देश की राजनीति को पलटने की दिशा में एक नई परिस्थिति लाकर खड़ा कर दी है। चाहे अनचाहे लोकसभा चुनाव के भीतर दिल्ली की राजनीतिक मॉडल जो है अब अगुवाई करने की परिस्थिति में है और एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति के भीतर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर इन सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेगी या फिर ढालने के लिए इन तमाम परिस्थितियां उभार रही है। ये सारे सवाल जरूर हैं देश में, लेकिन आम आदमी पार्टी के राहत आज देखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और मुझे लगता है कि बेल का मकसद और मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी ये माना जा रहा है कि संजय सिंह जी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। और मुझे लगता है कि आज मंगलवार को बजरंगबली जी का दिन है। संकट मोचन ने एक बड़ा संकट जो है पार्टी के ऊपर से दरअसल 2 बातें यहां पर और समझने की जरूरत पड़ती है क्योंकि संजय सिंह को लेकर के जिस दिनेश का जिक्र किया गया कि उसके बयान के आधार पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई ईडी के द्वारा और उन्होंने बयान सरकारी गवाह बनने के बाद संजय सिंह का नाम लेकर के किया। यही परिस्थिति रेड्डी साहब को लेकर के है जो कि सरकारी गवाह बनने के बाद जो है नाम लेते हैं अरविंद केजरीवाल का और अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में है। तो क्या ये समानता आने वाले समय में देश के सामने कोई चौंकाने वाला निर्णय लेकर के आएगी? क्या ये परिस्थिति होती है, एक मैसेज होता है। दूसरी बात होती है जो पीएमएलए कानून का सेक्शन 45 है जिसके लेकर के गिरफ्तारियां होती है और छोड़ा नहीं जाता, उसमें बहुत साफ नियम है। 2 ही परिस्थिति में जमानत मिलेगी। पहली परिस्थिति ये होती है कि प्राइमा फेसी संतुष्ट हो गए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया, तभी जमानत मिलेगी और जमानत पर रहते समय वह कोई भी ऑफेंस या अपराध नहीं करेगा। ये दोनों एस्पेक्ट के ऊपर जमानत मिलेगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ईडी के सामने अगर संजय सिंह को इसी आधार पर जमानत अगर मिल जाती जो वह नहीं चाहती थी, उसमें चाहा कि नहीं ऐसा नहीं हो, जमानत मिल गई लेकिन सेक्शन 45 का जिक्र नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही 45 सेक्शन का जिक्र होता तो इस बात को मान लिया जाता कि प्राइमा फेसी मान लिया गया कि इन्होंने अपराध किया ही नहीं, आरोपी यूं ही ठहरा दिए गए। तो वह करीब एक के बाद एक लगातार कड़ी खुलते गए और वहीं दूसरी परिस्थिति थी कि जो सरकारी गवाह बन जाते, जो अप्रूवर हो जाते, उसके बाद उसके बयान जो है
ही महत्वपूर्ण माने जाए, उससे पहले ये गए बयान महत्वपूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो ये सारे सवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ भी जाकर जुड़ती है। तो क्या ऐसे में सियासी तौर पर इस भारत देश की जांच एजेंसियों को लेकर के जो सवाल भारत देश की राजनीति में पहली बार राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए इस भारत देश के संवैधानिक और स्वच्छ संस्थाओं का उपयोग सरकार कर रही है, क्या पहली बार वह सुप्रीम कोर्ट के भीतर संजय सिंह की जमानत के साथ ही उसके भीतर उभार आया, या वह समतल जगह पे आकर खड़ी हो गई, या यह सवाल बड़ा हुआ क्या ऐसा संभव हो सकता है और इस भारत देश के भीतर में ऐसा कुछ हो रहा है? अगर सियासी तौर पर जेल में बंद रखा जा रहा है कि जो कि राजनीतिक तौर पर जो सक्रिय रहता है, जिसका जीवन सार्वजनिक तौर पर अगर उसके जरिए और उसकी राजनीति पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो संविधान से का अधिकार भी छीना जा रहा है। तो फिर क्या क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में सक्रिय हो जाता? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह हो गया इस दौर में? और शायद इसीलिए जब 3 जजों को बेंच बैठी तो पहले सवाल से ही ईडी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, यह कहते हुए कि आप कर क्या रहे हैं, 6 महीने में क्या किया, 6 महीने में बंद किया, कुछ मिला कि नहीं मिला, किसके बयान पर लिया। एक के बाद एक जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे, ये कहने के लिए काफी थे कि ईडी एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट के सामने न केवल कटघरे में थी, बल्कि उसके सामने यह भी बहुत बड़ा सवाल था कि जो पूरी शराब नीति को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल दिया गया, अब वह क्या करेगी ईडी अगर इन परिस्थितियों में उसने अगर खामोशी नहीं बरती तो क्या एक को छुड़ा करके बाकी लोगों को जेल में रखने में सफलता मिल गई है, या फिर पहली बार बाकी लोग जो जेल के भीतर है और एक को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब उस व्याख्या में आकर के खड़ा हो गया, सक्रिय हो गया, जहां पर वो ईडी को सीधे तौर पर सवाल करे कि जिन परिस्थितियों के भीतर चार्जशीट होती है, जिन स्थितियों में ट्रायल होता है, जिन स्थितियों में बयान दर्ज किए जाते हैं, जो 164 तक का बयान होता है, अगर उन सारी परिस्थितियों के भीतर अगर कोई आरोपी साबित नहीं हो रहा है, तो ऐसे में पूरी कार्रवाई केवल परसेप्शन के आधार पर चल रहा है, या फिर इस भारत देश में राजनीतिक परसेप्शन कानून के ऊपर आकर के खड़ा हो गया? जाहिर सी बात है इसका जवाब जो है हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के भीतर मिल जाए, लेकिन ये एक ऐसी असंभव सी बातें है जब संजय सिंह को जमानत मिल जाती है। संजय सिंह आज तो नहीं, कल वो जेल से निकल जाएंगे और वो बाहर आए तो न मीडिया से जिक्र करे केस के बारे में, इस तरह के उनको सजेशन दिया गया, और नहीं इस जमानत के आधार पर जो है अब कोई वकील इस दिशा में आगे बढ़े कि उनको जमानत मिल गई, तो ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कानून के दायरा और राजनीतिक परिस्थितियां जो है, आखिरी अंत में सवाल यहीं पर आकर के अटक जाती है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पहली बार इस भारत देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर असर डाल रहे हैं? ये सारे सवाल अब सबसे बड़ा भारत देश के सामने है, क्योंकि सियासी तौर पर विपक्ष की भूमिका और विपक्षी राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक ताकत इतनी कम हो गई है, खत्म हो गई है कि इस देश में कोई आधार और जांच एजेंसियों के जरिए उन्हें डरा धमकाकर विपक्ष को तोड़ने के, पार्टी को तोड़ा, सरकारों को गिराना, उसको अपने साथ लेना, किसको नहीं लेना, किसको जांच ऊपर कार्रवाई करना, किसके खिलाफ नहीं होना, किसका ठंडे बस्ते में पूरा डाल देना, सब कुछ देश के सामने है। तो ऐसे में मतलब बहुत साफ है अंत में कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी उम्मीद के तौर पर जो लोकसभा चुनाव 2024 एक ऐसे संदेश को अपने हर फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट दे रही है, जो फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के देश में हुआ, जो फैसला डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को लेकर के जो कि कमेंट के तौर पर ही किया गया हो कि आखिरकार ब्लैक मनी का जिक्र था, वो ब्लैक मनी है कहां पर, जो पैसा